हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जजमेंट को देखेंगे और ये जजमेंट आपकी प्री के साथ-साथ मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपको जो समय-समय पर महत्वपूर्ण जजमेंट आए गए जिसके माध्यम से पूरी संवैधानिक जो व्यवस्थाएँ हैं, उनका इंटरप्रिटेशन किया गया और उसके माध्यम से संविधान को एक विस्तार दिया गया, तो उसको जो है व्यवस्थित तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर 2 पार्ट के अंतर्गत आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा और इसमें कुल 200 जो जजमेंट हैं उनको हम देखेंगे और कोशिश ये की गई है कि जिस भी जजमेंट में जो भी कई नियम प्रतिपादित किए गए, कई सिद्धांत दिए गए, उन सबको एक स्थान पर आपको इस तरीके से प्रोवाइड कराएँ ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें, समझ सकें और आगे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं कि किस प्रकार से ये जजमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारतीय संविधान का नाम अगर आप लेते हैं और उसके अंतर्गत अगर जजमेंट की बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति चाहे वह विधि क्षेत्र का हो या किसी अन्य क्षेत्र का हो, वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको ज़रूर जानता रहता है। तो यह इतना महत्वपूर्ण है, इसमें जो एक आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस केस के अंतर्गत कौन-कौन सी बातें और कही गई, इसको भी यहाँ पर समझना ज़रूरी है क्योंकि आधारभूत ढाँचा तो सभी जानते हैं। आधारभूत ढाँचे से तात्पर्य ये है, ये मामला तब आया जबकि मूल अधिकारों में संशोधन की बात की जा रही थी। तो मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए हम संशोधन किस सीमा तक कर सकते हैं, तो वहीं पर एक सीमा निर्धारित की गई केशवानंद भारती के केस में कि आप मूल अधिकारी में संशोधन उतना ही कर सकते हैं या संविधान में उतना ही संशोधन कर सकते हैं जहाँ तक कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह डिस्ट्रॉय ना हो पा जाए, वह जो है खराब ना हो जाए। अगला इसके अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन संवैधानिक पद्धति का एक अभिन्न अंग है, यह शब्द भी कहा गया। अब ये सारे पॉइंट वाइज़ हमने इसलिए बनाया है क्योंकि ये प्री की परीक्षा में जब आपसे सीधे यही कथन उठा कर के रख दिया जाता है, फिर आपको जो थोड़ा-सा समस्या होती है। इसीलिए इन जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनको और जो अभी पूछे जा सकते हैं उन सबको एक स्थान पर यहाँ पर रखा गया है। इसी केस में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है और संविधान के उपबंधों के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत महत्व है। आगे देखेंगे अन्य केस के माध्यम से जिसमें कहा गया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है ही नहीं। लेकिन केशवानंद भारती का मामला आप देख रहे हैं कि उद्देशिका संविधान का भाग है और संविधान के उपबंधों के निर्वचन में इसका बहुत महत्व है। इसके अलावा कहा गया किसी साधारण अधिनियम में उद्देशिका को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि संविधान में दिया गया है। अभी आप कोई भी अधिनियम उठा करके देखेंगे सबसे पहले वहाँ पर एक उद्देशिका दी गई रहती है, छोटी सी 2 लाइन की या जैसी भी रहे। लेकिन वहाँ पर उद्देशिका को उतना महत्व नहीं दिया जाता लेकिन भारतीय संविधान में उद्देशिका का बहुत महत्व है। इसीलिए केशवानंद भारती के केस में कहा गया उद्देशिका भी संविधान का ही भाग है। और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन भी किया जा सकता है और इसी केस में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को विधिमान्य घोषित किया गया था। अब विधिमान्य क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि इसके माध्यम से जो संसद है उसको संविधान में संशोधन की बहुत व्यापक शक्ति प्रदान कर दी गई। क्योंकि इसके पहले गोलकनाथ का केस आया था उसमें कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। तो उसके प्रभाव को दूर करने के लिए फिर यह केस आया था संविधान संशोधन आया था 24वां और इस संविधान संशोधन के तहत संसद को बहुत व्यापक शक्ति दे दी गई। फिर अब उस व्यापकता पर एक सीमा लगाने के लिए आधारभूत ढांचे का सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया गया था। आगे इस केस में और कहा गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के अंतःकरण हैं और मूल अधिकारों का प्रयोजन एक समतावादी समाज का निर्माण करना है और समाज के उत्पीड़न या बंधनों में से सब नागरिकों को मुक्त करना है और इसके लिए एक स्वतंत्रता की उपलब्धि कराना है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में कोई विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक है। ये सारी बातें आपको जब मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे वहाँ बहुत काम आएगी और इन सभी बातों को अगर आप 2 बार इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से यह पूरा केस में जो-जो भी बातें पॉइंट जो है महत्वपूर्ण थी, वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि ये जो जजमेंट हैं, इनकी आप कुछ जजमेंट के जो वर्ष हैं, उसको ज़रूर याद रखेंगे। जैसे केशवानंद भारती का क्योंकि ये सीधा-सीधा पूछा जाता है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि ये किस वर्ष यह आया गया था, यह केस। तो एसआर बोम्मई का मामला 1994 का है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस सामंत और जस्टिस कुलदीप सिंह थे। यहाँ पर क्या कहा गया कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और जो संघवाद है वह भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो यह जो है संघवाद पर यह बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और इसी के तहत आप जो है 2 जो अन्य विद्वान रहे हैं उनके विचार को भी याद रख सकते हैं। एक जेनिंग्स का है और एक और कोई है
तो उनमें कई बार कहा जाता है कि क्या भारतीय संविधान जो है संघात्मक है या नहीं है। उसके अलावा पंथ निरपेक्षता को भी इसी में कहा गया कि यह आधारभूत ढांचा है। तो आप देख रहे हैं सार्वभौमई के मामले में एक तो संघवाद आधारभूत ढांचा घोषित किया गया, दूसरा पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो अन्य मामला एक आता है, अनुच्छेद 74 खंड 2 के अधीन मंत्रियों के द्वारा जो राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है, यहाँ पर कहा गया कि यह न्यायिक जांच के परे है। लेकिन जिन आधार पर ऐसा परामर्श आधारित होता है, वे परामर्श के भाग नहीं होते, इसलिए उसका न्यायिक जांच या न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण बात इसमें यह थी, कोई मंत्रिमंडल बहुमत में है या नहीं है, इसका अवधारण सदन के भीतर ही किया जाना चाहिए। और अगला पॉइंट इसमें है कि अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की जाती है, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उस घोषणा की जो है उस न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। और यदि विधानसभा का भंग किया जाना अवैध पाया जाता है, तो न्यायालय फिर उसको आदेश देगा कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। आगे कहा गया कि राज्य में के मामलों में धर्म का कोई स्थान नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल साथ-साथ धार्मिक दल नहीं हो सकता है। राजनीति और एक धर्म को एक दूसरे में नहीं मिलाया जा सकता। ये सारे स्टेटमेंट हैं और यही स्टेटमेंट आपसे सीधे प्री की परीक्षा में उठा करके पूछ लिए जाते हैं। आगे कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता की धारणा संविधान की प्रस्तावना, इसके अलावा अनुच्छेद 25 से 28 में पहले से ही निहित है। इसलिए अगला केस देखेंगे, यह है अरोड़ा राय बनाम भारत संघ का, और इसमें जस्टिस धर्माधिकारी थे। आपसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि यह किस विषय पर है, तो यह जो है पंथ निरपेक्षता पर है। पंथ निरपेक्षता का यहाँ पर सकारात्मक अर्थ लिया जाना चाहिए, यहाँ पर यह कहा गया। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है कि हम एक जो राज्य है, हम किसी धर्म के प्रति कोई विशेष झुकाव नहीं रखेंगे, अर्थात हमारा अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि हम सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेंगे। यही है पंथ निरपेक्षता। तो इसमें दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक रूप, एक नकारात्मक रूप। सकारात्मक रूप की बात यह होती है कि हम सभी धर्मों को सम्मान देंगे। तो यहाँ पर अरुणा राय के केस में यही कहा गया कि पंथ निरपेक्षता का यहाँ पर सकारात्मक अर्थ लेना चाहिए, जिसके अनुसार नागरिकों को धर्म का ज्ञान कराया जाए, ताकि वह एक दूसरे के प्रति एक दूसरे धर्म का आदर कर सके। और एक दूसरा है कि पंथ निरपेक्षता का जो नकारात्मक स्वरूप है, वह क्या होगा, तो वह हम किसी धर्म को मानेंगे ही नहीं। हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, हम सबका विरोध करेंगे। यह तो नकारात्मक हो गया। सकारात्मक ये हो गया कि हम किसी एक को अपनाएंगे नहीं, बल्कि हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे। तो इसी केस में यह कहा गया कि नागरिकों को धर्म का ज्ञान कराया जाना चाहिए। और इसी के बाद आता है संतोष कुमार बनाम सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1994। ये जितने केस आप अभी तक देखे हैं, ये सभी आपसे पूछे जा चुके हैं प्री परीक्षा में, और मेंस के लिए आपको इसे अपने आंसर राइटिंग में समावेशित करना होगा, अगर बेहतर जो है नंबर पाना चाहते हैं। तो संतोष कुमार सचिव का मामला ये था, बनाम सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, कि सीबीएसई के द्वारा माध्यमिक विद्यालय में जो संस्कृत विषय है, उसको अगर अनिवार्य विषय के रूप में घोषित कर दिया जाता है, इससे पंथ निरपेक्षता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संस्कृत का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है, और भाषा को अगर पढ़ाए जाने की बात की जा रही है, तो उससे किसी का धर्म प्रभावित नहीं हो सकता। कोई अल्पसंख्यक वर्ग कहता है कि हमको संस्कृत हमारे ऊपर थोपी जा रही है, जो कि किसी एक विशेष धर्म की भाषा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इससे पंथ निरपेक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जजमेंट आता है रेव स्टेनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 का है। यह भी किससे पूछा जाता है, तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है आपसे कि किस विषय पर है ये, तो धार्मिक स्वतंत्रता पर है। आगे यहाँ पर कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करने के बजाय उसे धर्म परिवर्तन के लिए विवश करता है, तो वह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। क्योंकि अनुच्छेद 25 जो है, यह कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार करने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी के ऊपर अपना धर्म जो है थोप दें, उसको मजबूर करें कि हमारा आप धर्म स्वीकार करो। अगर ऐसा करते हैं, तो फिर आप अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते हैं। अगला जजमेंट है गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1983 का है। तो यहाँ पर कहा गया कि दो धार्मिक समुदायों के बीच विवाद को निपटाने के उद्देश्य से अगर कब्रगाह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने के लिए निर्देश दिया जाता है, और ऐसा जो निर्देश है वह लोक व्यवस्था के हित में है, तो वह धार्मिक स्वतंत्रता का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्योंकि जो है लोक व्यवस्था बनाए रखना, यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और इससे जो है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर।
अब समाजवाद पर 2 जजमेंट आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि ये प्री में आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। तो समाजवाद पर एक तो एक्सेल बियर बनाम भारत संघ का मामला, दूसरा डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1983 का मामला। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो समाजवाद है, वह गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। यह वही समाजवाद का स्वरूप है जिसकी स्थापना हम भारत में करना चाहते थे। तो यह जो है आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए उद्देशिका पर जो जजमेंट है उसको देखेंगे। तो इन रे बेरू बारी का केस है 1960 का। अब यह सन जरूर याद रखेंगे क्योंकि इसको भी पूछा जा चुका है। तो उद्देशिका जो है, इसमें कहा गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग नहीं है और इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों पे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसके पहले आपने क्या देखा केशवानंद भारती के केस में कि उद्देशिका जो है वह संविधान का अंग है, जबकि बेरूबारी के मामले में कहा जा रहा है कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है। आगे ये बताया गया कि इस केस में एक उद्देशिका न तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है और न ही उसे किसी भी भांति निर्बंधित, नियंत्रित या संकुचित करती है। तो एक तरीके से उद्देशिका के महत्व को पूरी तरीके से यहाँ पर नकार दिया गया। आगे यहाँ पर कहा गया कि उद्देशिका का महत्व केवल तभी होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो। ऐसी अवस्था में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर संविधान की भाषा बिल्कुल सही है, स्पष्ट है, असंदिग्ध है, तो उद्देशिका का वहाँ पर कोई महत्व नहीं है। और इसी निर्णय को फिर केशवानंद भारती के केस में देख रहे हैं आप, उलट दिया गया और कहा गया कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, क्योंकि जब अंग मान लिया गया तो अब उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। अब नागरिकता पर कुछ जजमेंट हैं जो कि आपसे प्री की परीक्षा में पूछे जाते हैं। मोहम्मद रजा बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। लुइस डी रेडिट बनाम भारत संघ 1991। अब इस तरीके के जो जजमेंट आते हैं ऐसे इनको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। सन्नो देवी बनाम मंगल सेन का केस है और कुलाथिल बनाम स्टेट ऑफ केरल, बिहार राज्य बनाम अमर सिंह, इब्राहिम वजीर बनाम बम्बई राज्य, आरसी कूपर बनाम भारत संघ, यह है बैंक के राष्ट्रीयकरण का मामला। ये सारे मामले जो है किससे नागरिकता से संबंधित हैं। इसके अलावा एक और है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ। इसको जो है जरूर ध्यान रखेंगे, एक तो लास्ट वाला, दूसरा ये आरसी कूपर वाला। ये 2 केस आप नागरिकता से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण केस है वह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस है और इसमें जस्टिस सुब्बा राव हैं। तो यहाँ पर आपसे 3 प्रश्न सीधे-सीधे यहीं से बनता है। एक तो अ, गोलकनाथ का केस भविष्यलक्षी निर्णय से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात यह है वर्ष पूछा गया है कि कब किस वर्ष यह जजमेंट आया था, और तीसरी बात इसमें यह है कि जस्टिस सुब्बा राव इसमें जज थे। तो इस तरीके से गोलकनाथ का केस ये है। अब इसमें निर्णय आगे क्या दिया गया था, तो मूल अधिकार को नैसर्गिक और अप्रत्यय अधिकार माना गया। तो नैसर्गिक से तात्पर्य यह है कि मूल अधिकार दिया नहीं जाता, बल्कि किसी व्यक्ति को केवल मनुष्य होने के कारण उसको ऑलरेडी प्राप्त है। और इसी जजमेंट की पुष्टि जो है मेनका गांधी के केस में की गई थी। आगे कहा गया कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है और मूल अधिकार नैसर्गिक और अप्रत्यय है। आगे कहा गया कि अनुच्छेद 13 खंड 2 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां शामिल हैं, चाहे वे विधानमंडल के द्वारा निर्मित हों या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन हो। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये कहा गया कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है वह क्या है, विधि है। लेकिन इस निर्णय को जो है केशवानंद भारती के केस में उलट दिया गया और कहा गया कि जो संविधान संशोधन है वह विधि नहीं है, बल्कि विधि वह है जिसको संसद बाकायदा पारित करती है। संसद को भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं प्राप्त है। तो यह देख रहे हैं आप कि यह कहा जा रहा है कि संसद को भाग 3 में कोई भी संशोधन करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। फिर इसी प्रभाव को दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया और संशोधन करके संसद को संशोधन की बहुत विस्तृत शक्ति दे दी गई। वो संविधान को किसी भी रूप में संशोधित कर सकता है, यहाँ तक कि उसको समाप्त भी कर सकता है। लेकिन उस व्यापकता पर, उस निरंकुश जो पावर जो है लेने की कोशिश की गई थी संसद के द्वारा, उस पर एक अंकुश लगाया गया आधारभूत ढांचा के रूप में केशवानंद भारती के केस में। तो इस प्रकार से यह तीनों जो क्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि आगे इसको हम देखेंगे। और इसी केस में कहा गया कि संविधान के संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245, 246 और 248 में निहित है।
368 में नहीं, 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और यह एक विधायी प्रक्रिया है। तो ये सारी बातें जो है गोलकनाथ के केस में की गई थी। अगला जो जजमेंट है वो है नागराज का केस है, और नागराज का केस आपसे पहले सवाल तो यही पूछा जाता है कि किस पर आधारित है, तो यह समानता पर आधारित है, क्योंकि समानता से ही जो है आरक्षण या इस तरीके के प्रावधानों का जन्म होता है। तो मूल अधिकार सभी नागरिकों को राज्य के द्वारा दान नहीं है। संविधान का भाग 3 मूल अधिकार प्रदान नहीं करता है। ये कहा गया कि राज्य जो है मूल अधिकार किसी को देता नहीं है, बल्कि इस बात की पुष्टि करता है कि उनका अस्तित्व है और उसको संरक्षण प्रदान करता है। क्योंकि यह माना जाता है कि जो मूल अधिकार हैं वह एक तरीके के ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, और वह किसी भी व्यक्ति को इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वह एक मानव है। इसलिए इस केस में कहा गया कि मूल अधिकार किसी को प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि इस बात की पुष्टि कर रहा है भाग 3 संविधान का कि उनका अस्तित्व है और उसको संरक्षण प्रदान करता है। किसी संविधान के बिना भी व्यक्तियों को आधारभूत मानव अधिकार केवल इस कारण प्राप्त होते हैं कि वह मनुष्य हैं। आगे जो है इस केस में एक महत्वपूर्ण जजमेंट और जो दिया गया था, क्रीमी लेयर का सिद्धांत। तो यहाँ पर यह कहा गया कि एससी एसटी वर्ग को भी एससी एसटी वर्ग में जो थोड़ा संपन्न वर्ग हैं उनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जा सकता है, और अगर इस प्रकार से उनको लाया जाता है तो यहाँ पर अनुच्छेद 341 और 342 के तहत जो राष्ट्रपति के द्वारा एससी और एसटी वर्ग के लिए सूची बनाई जाती है कि कौन सा जो जाति है, वर्ग है, वह अनुसूचित जाति के अंतर्गत आएगा 341 में, और 342 में कहा गया कि कौन सा जाति वर्ग है जो कि अनुसूचित जनजाति में आएगा। तो उस सूची में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि कोई संपन्न एससी का या एसटी का जो है व्यक्ति है और वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत अगर उसको लाया जाता है तो वहाँ पर उसका जो राष्ट्रपति की सूची है उससे वह बाहर नहीं निकल जाएगा। ये बात इसके अंतर्गत कही गई। तो नागराज का केस बहुत महत्वपूर्ण है। और अब देखेंगे कौन कौन सी संस्थाएं हैं वह राज्य के अंतर्गत आती हैं। इसके संबंध में जो जजमेंट है ये भी खूब पूछे जाते हैं। तो शीला बारसे बनाम सेक्रेटरी चिल्ड्रन एंड सोसाइटी एड सोसाइटी 1987 का है। तो इसमें कहा गया बालक सहायता संघ राज्य का अभिकर्ता है। तो राज्य का अभिकर्ता है, इसलिए अनुच्छेद 12 के अधीन वह राज्य है। तो राज्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि राज्य जो है किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो इस संस्थान के द्वारा अगर अतिक्रमण किया जाता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। टेक राज बनाम भारत संघ 1988 का मामला है। तो संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड संस्था है, यह राज्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको केवल दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो केस का नाम टेक राज बनाम भारत संघ के मामला, इसमें कहा क्या गया कि संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान जो है राज्य नहीं है। इसके बाद आता है चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी का मामला, और इसमें यह कहा गया कि एनसीईआरटी जो है अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है। फिर आता है अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय कर्मचारी संघ बनाम रक्षा मंत्री। तो इस केस में कहा गया कि सैनिक स्कूल सोसाइटी अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसकी संपूर्ण निधि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, इसलिए यह राज्य है। अगला जजमेंट है एस एम इलियास बनाम ICAR। यह जो है 1993 का मामला है। इसमें कहा गया कि भारतीय कृषि शोध परिषद जो है वह राज्य है। तरसीम सिंह बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इसमें कहा गया कि भारत संचार निगम लिमिटेड जो है, जो BSNL है, यह राज्य है। उसके बाद आता है VK श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम। इसमें इस जो है कर्मचारी कल्याण निगम को राज्य माना गया। फिर आपका दो जजमेंट जो है जुडिशरी के ऊपर है, ये दोनों आपको एक साथ ध्यान रखने चाहिए क्योंकि मेंस में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है प्रॉब्लम बेस। एक तो आता है नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, दूसरा है AR अंतुले बनाम RS नायक का। तो नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस जो है 1967 का है। इसमें कहा गया कि न्यायपालिका को राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है AR अंतुले बनाम RS नायक का केस। इसमें कहा गया कि न्यायालय ऐसे आदेश या निर्देश नहीं दे सकता जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों। अर्थात अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका शामिल की जा सकती है। एक तरीके से तो अगर आप देखेंगे तो यह जो है ऐसा प्रतीत होता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन जो है न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये अगर मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता तो इसका क्या तात्पर्य है? तो राज्य न्यायालय के द्वारा उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसके प्राण के
अधिकार से वंचित करता है, उसको कारावास में नहीं डाला सकता, उसके जो है अन्य प्रकार के पनिशमेंट नहीं लगाया जा सकता। तो इस जजमेंट को जो है यहाँ पर अभी लागू नहीं किया गया है। अभी तक जो है यह नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो मामला है यही लागू है कि न्यायपालिका राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब पृथक्करणीयता का सिद्धांत, तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है, कैसे है, इसको हमने अपने जो संविधान की पूरी सीरीज है उसमें पूरा डिस्कस किया हुआ है। आच्छादन का सिद्धांत क्या है, अधित्याग का सिद्धांत क्या है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है, जो भी है आप उस पूरी सीरीज को जरूर देखें, 14 पार्ट में है वो, और उसका मास्टर वीडियो भी उपलब्ध है। तो उसमें एमसीक्यूज के रूप में आप सारे प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे और पूरा जो सिद्धांत है उसको भी देख पाएंगे। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि एक विधि है, इसका कुछ भाग वैध है, कुछ भाग अवैध है, इसको अलग कर दिया जाता है, यही पृथक्करणीयता है। आच्छादन क्या है कि जो अवैध भाग है यह अवैध है तो इस पर पर्दा डाल दिया गया, ढक दिया गया इसे, तो ये क्या है, आच्छादन का है। अधित्याग जो है इसको त्याग दिया गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पृथक्करणीयता। अगर मान लीजिए यह पूरी विधि ही इस प्रकार से है कि इन दोनों भाग को, वैध और अवैध को जो है पृथक नहीं किया जा सकता, इस पूरी विधि को ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यह हो गई। तो पृथक्करणीयता के सिद्धांत पर आपको 3 केस याद रखने चाहिए। एक है गोपालन बनाम मद्रास राज्य का, बम्बई राज्य बनाम बालसारा का, और किहोतो होलोहान बनाम जाचीलू का। आच्छादन के सिद्धांत पे एक जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बार बार पूछा गया है, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। उसके बाद आता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत के अंतर्गत 3 जजमेंट आपको ध्यान रखेंगे, बेहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य, विशेषर नाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर, और मुथैया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर। अब यह सारे जजमेंट हैं वह एक बार में तो याद नहीं होंगे, इसके लिए आपको वीडियो को बार बार देखना होगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे तो हम भी आपको उसको भी प्रोवाइड करा देंगे। संविधानोत्तर विधियां, संविधानोत्तर विधियां, इसके ऊपर जो है एक होता है संविधान से पहले की विधि, संविधान पूर्व विधि जिसे कहते हैं। दूसरा है संविधान के बाद विधि, जो संविधान बनने के बाद जो विधियां बनाई गई हैं। अब इसमें के अंतर्गत कौन सी विधि वैध है अवैध है इस पर डिस्कस किया जा गया। तो इस पर जो है कई जजमेंट आए। इसमें सबगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। इस यहाँ पर कहा गया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता है। अब एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आच्छादन का सिद्धांत क्या है। आच्छादन का सिद्धांत ये है कि यह एक पूरी विधि है, इसका एक भाग जो है यह अवैध है। अवैध से तात्पर्य यह है कि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, बाकी के जो भाग है यह वैध है। और यह दोनों भाग ऐसे हैं कि इसको जो अवैध भाग है उसको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस अवैध भाग को इस पर पर्दा डाल दिया जाएगा। आच्छादित करने का तात्पर्य यह है कि उसको पर्दा डाल दिया गया। मान लीजिए फिर से अगर इसको लागू करने की आवश्यकता पड़ी, इसको संसद से फिर से पास नहीं कराना पड़ेगा, बस यही पर्दा हटा दिए ये फिर से विधि जीव हो जाएगी। तो सगीर अहमद के केस में ये कहा गया कि संविधान के बाद अगर कोई विधि बनी तो उस पर आच्छादन का सिद्धांत लागू ही नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि संविधान जब बन गया हमारा तो मूल अधिकार हमारे अस्तित्व में आ गए। अब कोई भी विधि मूल अधिकारों के विरोध में तो बनाई नहीं जाएगी, इसलिए यह माना जाएगा कि सभी विधियां मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती हैं, सभी वैध हैं, इसलिए यहाँ पर यह लागू नहीं होगा। क्योंकि मूल अधिकारों से असंगत विधि प्रारंभ से ही शून्य होती है, अतः बाद में किया गया संविधान संशोधन उसको मान्य नहीं बना सकता। ऐसी विधि को फिर से नए सिरे से पारित करना होता है। तो सगीर अहमद का केस जरूर ध्यान रखें कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर लागू नहीं होता। इसके बाद आता है दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस। यहाँ पर कहा गया कि संविधानोत्तर विधि एक मृत विधि होती है और प्रारंभ से ही शून्य होती है, अतः आच्छादन का सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता है। तो जो भी विधि मूल अधिकारों के उल्लंघन में बनेगी वह अपने आप शून्य हो जाएगी, अपने आप मृत हो जाएगी। इस पर आच्छादन के सिद्धांत लागू करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आता है गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स का केस 1974 का। इसमें कहा गया कि संविधानोत्तर विधि जो अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को छीनती हैं या न्यून करती हैं, वह गैर नागरिकों के प्रति प्रवर्तित रहेंगी। तो कोई भी विधि है वह मूल अधिकारों से, अगर नागरिकों के मूल अधिकारों से असंगत है तब तो वह शून्य होगी, लेकिन गैर नागरिकों के खिलाफ अगर है के गैर नागरिकों के खिलाफ अगर है तो वह जो है प्रवर्तन में रहेगी, वह शून्य नहीं होगी। इसके बाद अंतिम जो जजमेंट इस पर आता है महत्वपूर्ण संविधानोत्तर विधि पर, वह है दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर का। यहाँ पर कहा गया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधि पर भी लागू होता है, भले ही वह नागरिकों से ही संबंधित क्यों न हो।
तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि दुलारे लोध के केस में कहा गया कि दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर की संविधानोत्तर विधि यह नागरिकों और गैर नागरिकों ये सभी पर लागू होंगी। तो यह जो है अगर आप इसके जो एमसीक्यूज की सीरीज का वीडियो है उसको देखेंगे जरूर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझें, एक विधि बनाई गई और यह विधि बनी 1950 के बाद, जब हमारा संविधान लागू हो गया उसके बाद यह जो विधि है वह बनाई गई। अब यह माना गया कि अगर यह जो है इतना भाग क्या है, मूल अधिकार है, तो कोई भी विधि एक बनाई गई, अगर यह विधि इस मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो यह विधि अपने आप क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसको शून्य कराने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहा गया कि इस पर आच्छादन के सिद्धांत लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में देख रहे हैं आप कि 2-3 केस के माध्यम से उसी का अलग-अलग इंटरप्रिटेशन किया गया और उसमें कहा गया अगर विधि बना भी दी जाती है, एक तो पहले कहा गया कि अगर बनाई जाती है तो पहले से ही शून्य होगी, फिर उस पर अन्य कोई कानून लागू करने की, सिद्धांत लागू करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बाद में फिर कहा जा रहा है कि नहीं, अगर मान लीजिए वह शून्य घोषित नहीं होती है, तो वह केवल गैर नागरिकों के ऊपर लागू होगी। तो और दुलाई लोध के केस में कहा गया कि वह नागरिकों और गैर नागरिकों किसी के ऊपर भी अगर वह लागू होती है तो उसको शून्य घोषित कराया जा सकता है। आच्छादन का सिद्धांत वहां पर लागू होगा। अगला जजमेंट देखेंगे, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार। इस केस में जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे और विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता का ही उप सिद्धांत है, क्योंकि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आप दो वाक्य देखते हैं, एक तो विधि का समान संरक्षण और दूसरा विधि के समक्ष समता। दोनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया जाता है, लेकिन इस जजमेंट में कहा गया ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि जो पहला है वही दूसरे का क्या है, उप सिद्धांत है। अगला जजमेंट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014 का मामला। यहाँ पर यह कहा गया कि अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो व्यक्ति शब्द पुरुष या महिला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जो ट्रांसजेंडर वर्ग है वह भी आता है, क्योंकि व्यक्ति शब्द का यूज किया गया अनुच्छेद 14 में। तो व्यक्ति शब्द में नागरिक, गैर नागरिक, स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर ये सभी आते हैं। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, यह बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट ये भी है और इसमें समता एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप और आयाम हैं और इसे परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं से बाधा नहीं जा सकता। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया था वह यह दिया गया था कि समता और स्वेच्छाचारिता अथवा मनमानापन यह एक दूसरे के शत्रु हैं और जहाँ कोई कार्य मनमाना पूर्वक किया जाएगा वहाँ असमानता जरूर होगी और अगर असमानता होगी तो अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण जरूर होगा। तो इस प्रकार से ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य अनुच्छेद 14 का जब आप आंसर राइटिंग उसके प्रश्नों पर करेंगे तो ये इसका जो है जिक्र करना अनिवार्य होगा। ए अब्बास बनाम भारत संघ का केस देखेंगे, तो इसमें जो है यू वर्ग और ए वर्ग जो फिल्में बनाई जाती हैं, मूवीज बनती हैं, उसमें यू वर्ग होता है, ए वर्ग होता है। तो दो वर्गों में चलचित्र का विभाजन करना युक्तियुक्त है, वर्गीकरण है कि कौन सी जो फिल्में हैं वह एडल्ट वर्ग के वयस्क व्यक्तियों के लिए हैं और कौन सी अवयस्क के वर्ग के व्यक्तियों को देखने के योग्य हैं। इस प्रकार से उसका विभाजन किया जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका केस है एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा। एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा का मामला भी अनुच्छेद 14 पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ था कि महिला एयर होस्टेज के ऊपर यह शर्त थी कि अगर वह 35 साल की उम्र पूरी कर ली जाए या पहली बार वह गर्भ धारण कर ले तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, जबकि पुरुषों के ऊपर यह नहीं लागू होता था यह नियम। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह जो नियम है वह मनमाना पूर्ण है, पूर्ण है। इसमें जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, इसलिए यह नियम सही नहीं है, अवैध है। अगला जो वाद है वह चरणलाल साहू बनाम भारत संघ का है। ये भोपाल गैस लीक कांड जो हुआ था उससे संबंधित है। अगला जो प्रश्न है आपका या अगला जो जजमेंट है वह यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम ए.के. गुप्ता। तो यहाँ पर कहा गया कि राज्य के मनमाने कार्य से अगर नागरिकों के नुकसानी होती है, क्षति होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है राज्य के द्वारा की जाएगी। अगर राज्य कोई कार्य अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करके मनमाना पूर्वक करता है और उस मनमाने पूर्ण कार्य से नागरिकों की क्षति होती है तो फिर उसकी भरपाई भी राज्य करेगा। डॉक्टर के आर लक्ष्मण बनाम तमिलनाडु राज्य, इसमें कहा गया कि जो घुड़दौड़ का खेल है वह कौशल का खेल है, कोई जुआ नहीं है। तो जो घुड़दौड़ होता है उसमें पैसे वगैरह लगाए जाते हैं तो उसको माना गया यह कौशल का खेल है, जो
घुड़सवारी करता है वो उसका कौशल है। और अगला जजमेंट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाम भरत कुमार। यह भी खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो बंद का आयोजन किया जाता है कि कहीं भारत बंद कर दिए, कहीं कोई मार्केट बंद कर दिए, तो ऐसा जो बंद है वह अवैध और असंवैधानिक है। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ, यह जजमेंट है। इसके अंतर्गत कहा गया कि मत देने का अधिकार एक अधिनियम के द्वारा प्रदान किया अधिकार है, अतः इस पर अधिनियम के अधीन निबंधन भी लगाया जा सकता है। तो मत देने का अधिकार जो है कोई मूल अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को मत देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बल्कि यह अधिकार एक अधिनियम के द्वारा कानून बना करके प्रदान किया गया है। और फिर अगर कोई व्यक्ति निर्योग्य होता है तो उसको मत देने से रोक भी लगाई जा सकती है। प्रगति वर्गीज बनाम सिरिल जॉर्ज वर्गीज का मामला लिंग के भेद के आधार पर भेदभाव का मामला है। डेनियल लतीफ़ी, यह जजमेंट है कि एक मुस्लिम पति अपनी तलाकशुदा पत्नी का इद्दत की अवधि के बाद भी युक्तियुक्त और उचित भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। यदि तलाकशुदा महिला अविवाहित है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो वह अपने संबंधियों के विरुद्ध भरण पोषण के लिए इद्दत के बाद जो है कार्रवाई कर सकती है। अगर ऐसा कोई संबंधी नहीं है तो फिर वहाँ का जो वक्फ बोर्ड है उसको आदेश दिया जा सकता है कि आप उस महिला का भरण पोषण करें। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके संदर्भ में जो केस है वह रणधीर सिंह बनाम भारत संघ का है। फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो यह जो है जजमेंट समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। इसके अलावा धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। यह समान कार्य के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है वह आकस्मिक रूप से नियोजित दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों पर लागू होता है। तो इसका तात्पर्य यह है, धीरेन्द्र चमोली का जो केस है इसमें यह कहा गया कि अगर दो वर्ग हैं व्यक्तियों का, एक मान लीजिए बहुत हट्टा कट्टा है, एक कमजोर है, एक महिला है, और ये सभी एक समान कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य है वही एक समान कार्य कर रहे हैं, इन सबको एक ही समान वेतन दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिला को कुछ अन्य वेतन दिया जाए। उनको आज भी खैर कई जगहों पर देखने को मिलता है कि महिला कार्य कर रही है तो उसको मान लीजिए 300 रुपये दिया जाता है, पुरुष को चाहे 400 या 500 रुपये दिया जाता है। इस तरीके से धीरेन्द्र चमोली के जजमेंट का यहाँ पर उल्लंघन होता है, क्योंकि इस केस में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है वह आकस्मिक रूप से चाहे एक दिन के लिए किसी मजदूर को नियोजित करते हैं आप, तो वो भी उसको देना होगा। जावेद बनाम हरियाणा राज्य, यह भी खूब पूछा जाता है कि दो से अधिक, मान लीजिए राज्य कोई ऐसा नियम बनाता है, ऐसा विधि बनाता है और विधि बना करके प्रावधान करता है कि जिसके दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो अगर इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, बल्कि वह कानून क्या होगा, वैध होगा। विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय। अब इस मामले में यह आया कि अगर कोई महिला महाविद्यालय है, बालिका डिग्री कॉलेज है, तो उस डिग्री कॉलेज में अगर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की या प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाती है और केवल महिला की नियुक्ति ही की जाएगी, तो यहाँ पर अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं होता है ये, बल्कि ऐसी नियुक्ति वैध होगी। मधु किश्वर बनाम बिहार राज्य का मामला है। तो बिहार राज्य की आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित करना उनका अनुच्छेद 21 के जो अधिकार है उनका उल्लंघन है। धीरेन्द्र पंडुआ बनाम उड़ीसा राज्य, तो यह जजमेंट है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को निर्वाचन के लिए निरर्थ घोषित करना, यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है, बल्कि अगर कोई व्यक्ति है वह कुष्ठ रोग से इस प्रकार से पीड़ित है कि अगर उसको निर्वाचित किया जाता है चुनाव में, उसको जिता भी दिया जाता है, तो वह अपने कार्यों का उत्तरदायित्व का जो है निर्वहन ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर कोई कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो उसको निर्वाचन के लिए निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। इसके बाद आता है लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 का मामला, और इस केस में जजमेंट दिया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 खंड 4 के अधीन यह प्रावधान कि सदन के सदस्य जो निर्योग्य हो जाते हैं, अगर वह 3 माह के भीतर अपील दायर कर देते हैं तथा अपील लंबित है तो उनकी निरर्हता प्रभाव में नहीं आएगी। अगला जजमेंट है राजबाला बनाम हरियाणा राज्य का। तो पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है लगाई जा सकती है। तो कोई भी अगर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति इच्छुक है तो वहाँ पर अगर राज्य के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है कि उसको न्यूनतम कम से कम 10वीं पास या 5वीं पास या इंटर पास ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन जो है होना चाहिए। तो ऐसा जो कानून है वह वैध होगा, वह अवैध नहीं है। अनुच्छेद 14 या 21 का उल्लंघन नहीं करता है। आगे है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम राजू द्वारा सदस्य किशोर न्याय परिषद 2014 का। तो इस निर्णय में कहा गया कि अपराधियों का किशोर और अन्य में वर्गीकरण जो है अनुच्छेद 14 से सुसंगत है। दो वर्ग के अपराधी हैं, एक तो कोई 14 वर्ष से कम का बालक है या 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, अपराध करता है, तो उसके लिए अलग सजा या विचारण का प्रावधान होना चाहिए, और एक जो वयस्क अपराधी है उसके लिए अलग सजा का प्रावधान या विचारण का प्रावधान होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 का जजमेंट है, बहुत ज़्यादा जो है यह चर्चा में था। जो जारता का जो कार्य था पहले अपराध था, अब वह अपराध नहीं है। और अगर जारता को, अगर कोई विधि है वो जारता के अपराध को दंडनीय बनाती है, तो ऐसी विधि जो है वह संवैधानिक नहीं है, बल्कि क्या है, असंवैधानिक है। अगला जजमेंट है बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 का। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। यहाँ पर अनुच्छेद 15 और 16 संबंधित है। तो इसमें कहा गया कि पिछड़े और अधिक पिछड़े वर्ग के रूप में अगर वर्गीकरण किया जाता है तो वह संवैधानिक नहीं है, बल्कि क्या है, असंवैधानिक है। इसको ध्यान रखेंगे कि बालाजी बनाम मैसूर राज्य, क्योंकि इस जजमेंट को आगे पलटा जाएगा। अनुच्छेद 15 खंड 4 सामाजिक और शैक्षिक दोनों दृष्टि से पिछड़ेपन की बात करता है, न कि केवल सामाजिक या केवल शैक्षिक। कोई विशेष वर्ग पिछड़ा वर्ग है या नहीं है, इसके निर्धारण के लिए जाति ही एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए गरीबी, पेशा, निवास स्थान आदि बातों का भी विचार करना चाहिए। तो यह बात बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मामले में कही जा रही है कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए केवल और केवल जाति ही एकमात्र कसौटी नहीं होगी, बल्कि अन्य बातों पर भी विचार किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कही जा रही है कि पिछड़ा और अधिक पिछड़ा, इसके रूप में वर्गीकरण अगर किया जाता है तो वह क्या है, असंवैधानिक है। इंदिरा साहनी का जजमेंट, इस मामले में आप देख रहे हैं कि बालाजी के मामले में निर्णय जो दिया गया था उसको उलट दिया गया, और यह कहा गया कि पिछड़े वर्ग और अधिक पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण जो है किया जा सकता है, और यहीं से निकल करके आता है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। एक पूरा वर्ग है, यह पिछड़ा वर्ग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पूरे वर्ग में सभी बहुत गरीब हों। कुछ वर्ग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, आईएएस, आईपीएस या बहुत उच्च स्तरीय उद्योग धंधे में लगे हुए हैं। एक वर्ग है जो बहुत निर्धन है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में अगर वर्गीकरण नहीं किया गया तो जो सरकार के द्वारा विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, यह जो है संपन्न वर्ग ही सब कुछ खा जाएगा। जो पिछड़ा वर्ग है, जो निर्धन है, वह निर्धन ही बना रहेगा। इसीलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेके आया गया कि जो क्रीमी लेयर है, अधिक संपन्न है, उनको किनारे कीजिए, और अन्य जो योजनाएं हैं उनका मैक्सिमम लाभ इन पिछड़े वर्गों को मिले, ताकि ये भी मुख्य धारा में आ सके। यह बात कही गई इंदिरा साहनी के जजमेंट में। आगे कहा गया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण, जो कि बालाजी के मामले में कहा गया कि पिछड़े वर्ग के निर्धारण में जाति ही केवल संगत नहीं होगी। यहाँ पर इंदिरा साहनी के केस में कहा गया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। जाति भी एक सामाजिक वर्ग है, अगर वह सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो वह पूरी जाति को ही पिछड़ा वर्ग घोषित किया जा सकता है। आगे इसमें कहा गया कि आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के निर्धारण की, आर्थिक आधार जो है पिछड़ा वर्ग के निर्धारण की एक मात्र कसौटी नहीं हो सकती है। अर्थात केवल आर्थिक आधार पर कोई भी रिजर्वेशन या कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती। अब यह जो है इस जजमेंट को समाप्त करने के लिए ही 103वां संविधान संशोधन किया गया, और आर्थिक आधार पर जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसका जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया उसके लिए। और इसी केस में आगे जजमेंट ये दिया गया कि हिंदुओं के अतिरिक्त गैर हिंदुओं, जैसे कि मुसलमान, ईसाई, सिख, उसमें भी जातियां होती हैं, और अगर वे भी सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं उनको भी पिछड़ा वर्ग माना जाए, और उनको भी जो सुविधाएं हैं विशेष उनको दी जाए। आगे यहाँ पर जजमेंट ये दिया गया, अनुच्छेद 16 खंड 4 अनुच्छेद 16 खंड 1 का अपवाद नहीं है, बल्कि उसका एक उदाहरण है और अपने आप में पूर्ण है। आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्ति में ही दिया जा सकता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन को जो है यहाँ पर बैन किया गया, लेकिन सरकार ने इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए फिर यहाँ पर 77वां संविधान संशोधन पारित किया, और अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा, और 16(4)A जोड़ करके प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान
किया। अब जब प्रमोशन रिजर्वेशन की बात देख रहे हैं तो पहला तो 77वां संविधान संशोधन है, उसके बाद एक राजीव कुमार गुप्ता का जजमेंट आता है 2016 में सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कहा कि जो दिव्यांगजन हैं उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट इसमें आया वो है कि आरक्षण की अधिकतम जो सीमा होगी वो 50% होगी, 50% होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 130वां जो संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की गई, तो उस संशोधन के द्वारा फिर इस सीमा को 10% और बढ़ा दिया गया और अब आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो कितनी है? 60% है। आगे कहा गया कि अग्रनयन का नियम अर्थात कैरी फॉरवर्ड रूल 50% की सीमा के भीतर संवैधानिक है। इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए 81वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16(4) बी जोड़ा गया। तो कैरी फॉरवर्ड रूल से तात्पर्य क्या है? एक कोई पद के लिए 100 वैकेंसी आई, इस 100 वैकेंसी में मान लीजिए कि 50 सीट जो है अनरिजर्व है और 50 सीट क्या है? रिजर्व है, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, इस सब के लिए। तो मान लीजिए ये जो रिजर्व सीट है इसमें 50 में से 30 सीट खाली रह गई, तो यह क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी अगले साल जो वैकेंसी आएगी इसके लिए। अगले साल फिर मान लीजिए 200 सीट आई, 200 सीट में से फिर जो है इस प्रकार से कुछ सीटें खाली रह गई। तीसरी साल फिर 100 सीट आई और यह जो 100 सीट आई इसमें से यह जो 30 सीटें यहाँ रह गई थी, 50 सीटें यहाँ रह गई थी, इस 100 सीट में से 80 सीट जो है केवल और केवल किसके लिए है? रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि यह जो 100 में से 80 सीट निकाल रहे हैं, यह 80 सीट नहीं निकाली जा सकती बल्कि बल्कि कैरी फॉरवर्ड के तहत की मात्र और मात्र कुल सीट का 50% ही रिजर्व किया जा सकता है। अब इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 पारित किया गया और 16(4) बी जोड़ा गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और कुल सीट का ज़रूरी नहीं है कि 50% ही हो, उससे ज़्यादा भी सीटें हो सकती हैं कैरी फॉरवर्ड रूल के तहत। अगला जजमेंट है देवदासन बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया कि अग्रनयन का जो नियम है वह संवैधानिक है और एम नागराज बनाम भारत संघ का केस है। इस मामले में 81वां 85वां संविधान संशोधन को संवैधानिक माना गया। राजीव कुमार गुप्ता का केस आता है, इसमें जो है कई बार आपसे पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो यह दिव्यांगजन को प्रमोशन में रिजर्वेशन से संबंधित है। तो अभी आपने इंदिरा साहनी का केस देखा जिसमें कहा गया कि एससी एसटी पर की बात वहाँ पर नहीं की गई थी बल्कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वह दिया गया और उसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है ओबीसी के मामले में लागू किया जा सकता है, संपन्न वर्ग को अन्य जो वर्ग है उससे अलग किया जाना चाहिए। तो एससी एसटी वर्ग पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इसी संबंध में एक जजमेंट आता है जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर कहा गया कि एससी एसटी वर्ग को भी उसमें जो उन्नत वर्ग हैं, जो संपन्न वर्ग हैं, उनके ऊपर भी यह सिद्धांत लागू होना चाहिए। अगर ऐसा लागू होता है तो जो अनुच्छेद 342 और 341 के अधीन एससी एसटी की जो सूची राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है, उस सूची में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वह सूची पहले की तरह बनी रहती है। और यह उस समूह के व्यक्ति हैं जो उन्नत वर्ग के हो जाने के कारण अब वह अस्पृश्यता या पिछड़ेपन से बाहर आ चुके हैं और अनुच्छेद 16 और 14 और 16 के अधीन आरक्षण लागू किए जाने पर आरक्षण के लाभ से यह बहिष्कृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह कहा गया, हालांकि अब उसको लागू नहीं किया जा सका है अभी तक। और अगला जो जजमेंट है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन का, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण असंवैधानिक है, किंतु पहाड़ी और उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए पदों का आरक्षण विद्यमान है। तो यहाँ पर यह कहा गया, दावा यह किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनको मेडिकल कॉलेज की जो प्रवेश परीक्षा होती है उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह संसाधनों के अभाव में अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ के आए हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वह अच्छे स्कूलों में, संस्थाओं में, कोचिंग संस्थाओं में पढ़ कर के आए हैं और दोनों एक साथ यहाँ पर बैठ के कंपटीशन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति है वह शुरू से ही एबीसीडी कक्षा जब प्ले स्कूल में जाता है तभी से पढ़ना शुरू करता है, एक है कक्षा 5 पहुँचता है तब एबीसीडी पढ़ता है और ये दोनों आते हैं एक साथ बैठ कर के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं मेडिकल की। तो इसी आधार पर यहाँ पर दावा किया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र का अभ्यर्थी है उसको कुछ रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा रिलैक्सेशन अगर दिया जाता है तो असंवैधानिक है, लेकिन पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में अगर यह अलगाव किया जाता है और पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वह वैध होगा, विधिमान्य होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के आरक्षण को सामाजिक व शैक्षणिक वर्ग के आधार पर विधिमान ठहराया नहीं जा सकता है। अगला जो जजमेंट है वह है कि डॉक्टर नीलिमा बनाम डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश का। इसमें अब यहाँ पर आप दो जजमेंट एक जैसे हैं, इनको ध्यान रखेंगे, ये आपकी मेंस राइटिंग में बहुत काम आएंगे। उच्च जाति की महिला का अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह। तो जब कोई उच्च जाति की महिला है अ, और वह अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करती है तो वह महिला आरक्षण की हकदार नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर यह माना गया कि ऐसी जो महिला है वह अपने बचपन से लेकर के अभी तक उसने उस भेदभाव को, जातिगत भेदभाव को नहीं झेला है जो कि एक पुरुष झेला है। इसलिए उसका जो पालन पोषण है वह बहुत अच्छे माहौल में हुआ है और अ, इसलिए वह जो है केवल पुरुष अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने के कारण अनुसूचित जाति की महिला नहीं हो जाएगी। हालाँकि जो बच्चे पैदा होंगे वो पुरुष वर्ग सत्तात्मक समाज होने के कारण जो बच्चा पैदा होगा वह जो है किसमें आएगा? अनुसूचित जाति के अंतर्गत। उसी प्रकार से आता है बालसम्मा पाल बनाम कोचिन विश्वविद्यालय। इसमें भी वही चीज़ें कही गई कि उच्च जाति की महिला है, अगर वह पिछड़ी जाति के पुरुष से विवाह करती है तो वह भी पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगी। क्योंकि वे उन परिस्थितियों से होकर नहीं गुजरे हैं जिनसे होकर दलित और पिछड़े वर्ग सदस्य गुजरे हैं। तो बलसम्मा पाल बनाम कोचिन विश्वविद्यालय। अगला जजमेंट है सी वी मुथुम्मा बनाम भारत संघ 1974 सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर कहा गया कि सेवा नियम के अधीन विवाहित महिला कर्मचारी को उच्च पदों पर इस आधार पर प्रमोशन नहीं दी गई क्योंकि वह विवाहित महिला थी। तो न्यायालय ने इस नियम को विभेदकारी बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। अर्थात कोई अगर विभागीय नियम ऐसा है कि किसी महिला के साथ इस आधार पर भेदभाव करता है कि वह जो है महिला होने के कारण केवल उसके साथ इस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, जबकि उसका कोई अन्य रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, तो उसको असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। यहाँ पर न्यायालय ने वो विभेदकारी बताते हुए असंवैधानिक घोषित किया है। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, यहाँ से संबंधित जो जजमेंट हैं इनको देखेंगे। एक तो टीएम पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का है, इस्लामिक एकेडमी बनाम कर्नाटक राज्य है, पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। अब इन तीनों निर्णयों के प्रभाव को दूर करने के लिए 93वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ करके शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग या SC/ST की प्रगति के लिए सरकारी या प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का उपबंध किया गया। अशोक कुमार ठाकुर का जजमेंट आपसे पूछा जाता है कई बार, तो यह जो है 93वां संविधान संशोधन 2005 को यहाँ पर संवैधानिक माना गया था।